पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टॉप न्यूज लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। इस हफ्ते जो पहली न्यूज काफी चर्चा में रही है वो रही है सतह संवर्धित रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इस बात को समझे कि आखिर ये चर्चा में आई क्यों। असल में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसने एक उत्प्रेरक बनाया है, एक कैटलिस्ट बनाया है। अब ये उत्प्रेरक क्या होते हैं? जब भी कोई रसायन विज्ञान के अंदर किसी भी रिएक्शन को अगर हमें ट्रिगर करना होता है, यानी उसे उसकी जो गति होती है उसको तेज करना होता है। कोई भी रिएक्शन अगर रसायन विज्ञान के अंदर कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसकी गति को अगर हमें तेज करना होता है, उसको उत्प्रेरित करना होता है, तो वो केमिकल जो किसी भी रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं उन केमिकल्स को हम उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये होता है कैटलिस्ट। तो असल में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नए उत्प्रेरक का निर्माण किया है और ये नया उत्प्रेरक का नाम दिया है मॉर्निंग स्टार। क्या नाम दिया है? मॉर्निंग स्टार का नाम दिया है। और ये नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है। एक कॉपर आधारित यानी कॉपर से बना हुआ एक नैनो स्ट्रक्चर है, यानी नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया हुआ स्ट्रक्चर है, नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया हुआ केमिकल है, यानी कैटलिस्ट है, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार नाम का एक ऐसा कैटलिस्ट, एक ऐसा उत्प्रेरक बनाया गया है जिसका उपयोग किया जाएगा कहां पर? उसका उपयोग किया जाएगा नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके अलावा सरफेस इनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किया जाएगा और साथ ही साथ पर्यावरणीय उपचार के अंदर, यानी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को खत्म करने में यह मदद करेगा। इसके अलावा बहुत सारी कार्बनिक ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं रसायन विज्ञान में, उनको उत्प्रेरित करने के लिए किया जाएगा। तो यहां पर मामला यह हुआ कि एक नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से एक कैटलिस्ट बनाया गया है, नैनो कैटलिस्ट बनाया गया है, नैनो उत्प्रेरक बनाया गया है जो कि कॉपर से बनाया गया है। और वो क्या करेगा? उसका जो उपयोग होगा, जिसका नाम क्या हमने रखा था? उसका नाम रखा था मॉर्निंग स्टार। और ये इस उत्प्रेरक का उपयोग कहां पे होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत होगा, रिएक्शंस के जो रिएक्शंस होती हैं उनको, उनकी गति को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा पर्यावरण में होगा, पर्यावरणीय उपचार में होगा, और इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो संवर्धित रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होगा। ठीक है, इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी सरफेस इनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे SERS बोलते हैं या जिसे सतह संवर्धित रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ये क्या होती है? तो ये एक प्रकार की टेक्निक होती है। सतह संवर्धित रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरीके की टेक्निक होती है जिसमें रमन प्रभाव की मदद से छोटे से छोटे मॉलिक्यूल, बस इतना आप ये समझिए कि रमन, ये जो आपको सतह संवर्धित रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जा रही है, ये एक तकनीक होती है जिस तकनीक की मदद से छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स जिनका कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जिनका जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनको भी हम इसकी मदद से उनकी मात्रा का भी पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर कोई भी मटेरियल है, मान लीजिए कि कोई भी तत्व है, तो वो तत्व की मात्रा अगर बहुत सारे तत्व एक जगह पे मौजूद हैं और उनमें से एक तत्व ऐसा है जिसकी मात्रा बहुत कम है, ठीक है, मात्रा बहुत कम है, उस तत्व का कितनी मात्रा में वो मौजूद है, ठीक है, वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन कितनी मात्रा में वो मौजूद है कि नहीं मौजूद है, इस चीज का भी पता लगाने में किसकी मदद ली जाती है? इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि सरफेस इनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद ली जाती है। फिर से समझ लीजिए कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप थोड़े से यानी कम मात्रा में भी किसी मटेरियल को या किसी भी तत्व के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप इस टेक्निक की मदद से उसकी मात्रा का पता लगा सकते हैं। यानी वो बहुत मात्रा में कम भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस टेक्निक की मदद से उसकी मात्रा का और उस मटेरियल उस तत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये टेक्निक है, क्या, कौन सी टेक्निक का नाम है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब जो हम लोगों ने कैटलिस्ट देखा था
जिसको बनाया गया है नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, मॉर्निंग स्टार जिसका नाम है, एग्जैक्टली उस कैटलिस्ट का उपयोग करके, उस उत्प्रेरक का उपयोग करके हम सरफेस इनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम सूक्ष्म से सूक्ष्म मटेरियल को, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को भी किसी भी जगह पर उसको आकलित कर सकते हैं, उसके आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो नई खोज की गई है वो लिंक्ड है किससे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के इस टेक्निक की मदद से। ठीक है, तो इसमें क्या, वो जो उत्प्रेरक हमने खोजा था, बनाया है नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, उसका उपयोग किया जाएगा। किसमें उपयोग किया जाएगा, इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाएगा, और इसकी मदद से उन उत्प्रेरकों का उपयोग करके हम किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन के किसी भी रिएक्शन को, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन या किसी भी तत्व की जो क्रियाशीलता है उसको हम बढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद इस टेक्निक की मदद से उस पर्टिकुलर तत्व के बारे में, उस मटेरियल के बारे में जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम आंकड़े इकट्ठा कर सकेंगे। होप कि ये बात बच्चों समझ में आ गई होगी। अब ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहां कहां यूज होती है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ यही नहीं कि मटेरियल यानी पदार्थों के आंकड़े इकट्ठा करने में, पदार्थों की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन का पता करने में यूज होती है, बल्कि इसका उपयोग जो किया जाता है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है डीएनए और आरएनए, मतलब कि कहीं पर भी अगर डीएनए और आरएनए मौजूद है, बायो टेक्नोलॉजी में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वहां पर डीएनए आरएनए को आपको देखना है, तो वहां पर भी आप इसको यूज करते हैं। कैंसर के बारे में पता करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। बैक्टीरिया और वायरस कितने अमाउंट में, कहीं पर अगर कोई इंफेक्शन फैला रहे हैं बैक्टीरिया और वायरस, तो कितने अमाउंट में वहां पर मौजूद है, ठीक है, मौजूद है, तो उसका पता करने के लिए भी हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा खाद्य विज्ञान में कहां पर इसका उपयोग करते हैं? खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है उसका पता करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे पर्यावरण के अंदर किस तरीके से प्रदूषक मौजूद है, प्रदूषक की मात्रा कितनी मौजूद है, कौन सा प्रदूषक ज्यादा मात्रा में मौजूद है, कम मात्रा में मौजूद है, उसका पता करने के लिए भी हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अपराध विज्ञान में जब कोई अपराधी अपराध करता है, तो अगर वो अपने शारीरिक सबूतों यानी अपने शरीर के किसी सबूत को, अपने बाल को या अपने डीएनए को, कहीं पर भी अपने खून के माध्यम से डीएनए को छोड़ता है, तो उस डीएनए की जांच करके अपराधियों को पकड़ने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। तो मतलब यह है कि जो हमने अभी नया नैनो कैटलिस्ट बनाया है, उसकी मदद लेकर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि हमें इन सब जानकारियों को, यानी इन सब जगहों पर जहां पहले रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता था, सतह संवर्धित रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है, वहां पर और बेहतर ढंग से अब हम इसका उपयोग करके और अच्छे आंकड़े इकट्ठा कर पाएंगे। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरी जो न्यूज काफी चर्चा में रही है, ठीक है, वो रही है एनीमिया फोन। एनीमिया फोन नाम का एक उपकरण होता है, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि एनीमिया फोन में, जिसमें क्या किया जाता है, कोई भी पेशेंट अगर एनीमिया से पीड़ित है, एनीमिया का मतलब होता है कि रक्ताल्पता, हिंदी में उसे बोलते हैं रक्ताल्पता, यानी खून की कमी। अगर कोई भी पेशेंट जिसके शरीर में खून की कमी है, रक्ताल्पता है, एनीमिया है, तो हम इसकी मदद से, यानी एनीमिया फोन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट के आंकड़े को इकट्ठा करके एक सॉफ्टवेयर पर डाल सकते हैं, एक फोन आधारित या कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं, यानी उसके सारे के सारे आंकड़े हम इकट्ठा कर सकते हैं कि उसका कितना हीमोग्लोबिन का लेवल रहा है, कितना अभी वर्तमान में है, और दवाइयां देने के बाद उसमें कितना सुधार आया है। तो ये जो सारे आंकड़े होते हैं एनीमिया पेशेंट के, इनको हम क्या कर सकते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करके और उसका सही इलाज कर सकते हैं। तो इस आंकड़े, ये जो टेक्नोलॉजी की मदद से ये आंकड़े इकट्ठा करना और उसे सेव करना और उस आधार पर इलाज करने का जो एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, उसे एनीमिया फोन के नाम से जाना गया है। अब ये चर्चा में क्यों रही? एनीमिया फोन में होता, एनीमिया फोन नाम की ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है, कई टेक्नोलॉजियों का ये जो मिश्रण है, ये असल में इसको डेवलप किया था कॉर्नेल विश्वविद्यालय ने दिया था। लेकिन कॉर्नेल विश्वविद्यालय ने इस हफ्ते क्या किया, भारत के
ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को यह टेक्नोलॉजी फ्री में ट्रांसफर कर दी। फ्री में क्यों ट्रांसफर करी? क्योंकि भारत में एनीमिया के पेशेंट बहुत ज्यादा मात्रा में है। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे देश में हैं जिनको खून की कमी है, खासकर की महिलाएं। तो यहाँ पर हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से मरीजों के आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं, उनको सर्वर पर इकट्ठा कर सकते हैं और उनका सही ढंग से इलाज कर सकते हैं। लेकिन भारत तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, हमारे पास इस टेक्नोलॉजी को खरीदने के उस तरीके से पैसे नहीं थे। तो ये कॉर्नेल विश्वविद्यालय ने ये टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करके फ्री में ट्रांसफर कर दी, जिसकी मदद से अब क्या होगा कि कम दरों पर कम पैसों में हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत में एनीमिया के जो पेशेंट हैं उनका इलाज कर सकेंगे। एक तरीके से कॉर्नेल विश्वविद्यालय ने भारत की एक तरीके से मदद की, अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ के मतलब एक तरीके से दान कर दिया। ठीक है, अब ये जो एनीमिया फोन होता है इसमें क्या किया जाता है, कोई भी अगर पेशेंट है मान लीजिए तो उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। इस डेटा को फोन पर यानी फोन की एक एप्लीकेशन होती है या कंप्यूटर पर एक एप्लीकेशन होती है, उस पर उस पेशेंट का डेटा इकट्ठा कर लिया जाता है कि उसकी उम्र क्या है, उसका जो है जेंडर क्या है, ठीक है, उसकी जो है वो गर्भवती है या नहीं है, अगर कोई महिला है अगर वो गर्भवती है कि नहीं है, ये सारा डेटा जो है एक एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके बाद उस महिला या उस पुरुष जिसको एनीमिया हुआ है, जिसका शक है कि उसे एनीमिया है, उसके हाथों से एक पिन चुभोई जाती है जिसमें से ब्लड निकलता है। उस ब्लड को एक सेंसर के जरिए जो है मापा, इस सेंसर के जरिए उस ब्लड को जो है को एक तरीके से अवशोषित किया जाता है और फिर ये अवशोषित ब्लड, ये जो मशीन होती है जो ब्लड को अब्सॉर्ब करती है, इसको ले जाकर एक मशीन जिसे पोर्टेबल क्यूब रीडर कहते हैं उसमें लगा दिया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि इस ब्लड में कितना जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है या इस पेशेंट में हीमोग्लोबिन कितना मौजूद है, जिससे इस बात का पता चल जाता है कि उसको एनीमिया हुआ है या नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन सही मात्रा में शरीर में है तो इसका मतलब उसको एनीमिया नहीं है, और अगर हीमोग्लोबिन जो है सही मात्रा में नहीं है तो इसको एनीमिया है। तो मतलब यह हुआ, पेशेंट का ब्लड लिया गया, उस ब्लड को की कुछ बूंदें जो है वो एक सेंसर पर लगाई जाती हैं, उस सेंसर को एक जो है मशीन में लगाया जाता है, जिससे कि वो रीड करता है कि पेशेंट का जो ब्लड लेवल है वो कितना है, और फिर उस आंकड़े को फिर से एप्लीकेशन पर भेज दिया जाता है। तो एक बार पहली बार आंकड़ा इकट्ठा किया गया कि इसकी उम्र क्या है, नाम क्या है, पता क्या है, ठीक है, इसका जेंडर क्या है, ये सारा आंकड़ा इकट्ठा किया गया। फिर उस आंकड़े से इस आंकड़े को यानी उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है उस आंकड़े को जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से एक एप्लीकेशन पर या एक जगह पर इसका पूरा का पूरा पेशेंट का डेटाबेस तैयार हो जाता है। फिर उसको ट्रीट किया जाता है और फिर उसकी जब जांच की जाती है तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट को देखा जाता है कि कितना कम इंप्रूवमेंट या कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, जो मेडिकेशन दिया गया है। अब अगर बात की जाए तो ये सर हीमोग्लोबिन क्या होती है, इसको भी आप पूछ सकते हैं। तो जो हमारी ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़कर हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है और हमारी कोशिकाओं से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बांधकर हमारे फेफड़ों तक लाता है, जिसके बाद हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर मौजूद जो ब्लड होता है उसके अंदर जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस पर मौजूद हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अपने साथ हीमोग्लोबिन जोड़कर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और हमारी कोशिकाओं से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपने साथ बांधकर यह हीमोग्लोबिन आरबीसी के जरिए हमारे फेफड़ों तक लाता है और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यह हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है, ठीक है। कहां पर मौजूद होता है, आरबीसी पर मौजूद होता है। तो इसी का कंसंट्रेशन यानी इसी का जितना नंबर होता है यही डिसाइड करता है, ठीक है, मतलब इसी का जो है जब हम इसे काउंट करते हैं या इसी का कंसंट्रेशन लेवल ही डिसाइड करता है कि इसी से हम मापते हैं कि किसी इंसान को रक्त की कमी है या नहीं है, ब्लड उसको एनीमिया हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई बच्चा है 6 से 59 महीने का आयु वाला कोई बच्चा है या कोई गर्भवती महिला है तो 50 से 49 वर्ष की कोई गर्भवती महिला है, तो अगर उसके शरीर में
11 ग्राम डेसीलीटर, 11 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हम उसे एनीमिक मानते हैं कि उसको एनीमिया हुआ है, यानी उसके अंदर रक्ताल्पता है, खून की कमी है। अगर कोई सामान्य महिला है, गर्भवती महिला नहीं है, सामान्य महिला है, तो उसके शरीर में अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर अगर हीमोग्लोबिन मौजूद है या उससे ज्यादा मौजूद है तो वो एनीमिक नहीं है। अगर उससे कम है तो वो एनीमिक मानी जाती है, यानी उसे एनीमिया का रोगी माना जाता है। अगर कोई पुरुष है 15 से 49 वर्ष का, तो अगर उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 13 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो वह हीमोग्लोबिन एनीमिया का शिकार नहीं है। अगर 13 ग्राम से कम उसके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन है तो इसका मतलब वो एनीमिक है, यानी उसको एनीमिया हुआ है। तो इस तरीके से एनीमिया की जांच करते हैं। ठीक है, तो होप कि ये सारी की सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आई होंगी। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो घटनाएं इस हफ्ते काफी चर्चा में रही, तो होप आप लोगों ने इस पूरी दोनों को मैंने विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया, होप ने आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, और आपने इस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।